तो चलिए हेडलाइंस के बाद आगे बढ़ते हैं और अब भारत की बात में वक्त हो गया है स्पेशल सेगमेंट का। बेंगलुरु, ये नाम सुनते ही जहन में तेज रफ्तार से दौड़ती भागती टेक सिटी की तस्वीर उभरती है, लेकिन हकीकत यह है कि बारिश ने बेंगलुरु को ऐसा डुबोया है कि टेक सिटी ट्रैक्टर पर सिमटी हुई दिखाई दे रही है। बेंगलुरु शहर की प्रति व्यक्ति आय 5,73,000 रुपए है। बावजूद इसके बेंगलुरु बारिश के बाद पानी में गोते लगा रहा है। करोड़ों रुपए की कीमत वाली आलीशान सोसाइटी में घरों के भीतर पानी घुस चुका है। बेंगलुरु की तस्वीरें देखकर आपको तरस खाने को जी करने लगेगा, लेकिन सवाल यही है कि जो शहर देश की जीडीपी में कई लाख करोड़ का योगदान करता है, वो शहर आखिर क्यों डूब रहा है और उसकी इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है? इतना ज्यादा भर आया है कि लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है अपनी मंजिल तक पहुंचना। देख सकते हैं कि कितना ज्यादा पानी जो है वो लोगों के घरों तक घुस आया है। अपार्टमेंट्स के बाहर जो है पानी कमर तक है और यही कारण है कि लोगों के पास फिलहाल पीने का भी पानी नहीं है। गाड़ियां आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी में इस वक्त डूबी हुई आपको दिखाई देगी। मारतहल्ली की ये तस्वीर जहां पर पूरी तरह से पानी ने जो है लोगों का पूरा घर के जो सामान है उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। लोगों को अपने सामान जो है वो ऊपर तक रखने पड़ रहे हैं। सामने है सब कुछ, सारा सेल्फ एविडेंट है। इतनी बारिश हम सिर्फ टीवीज में देखते थे, सुनते थे कि फ्लडिंग ऐसी होती है, फ्लडिंग वैसी होती है, बट ये पहली बार अपनी आंखों से हमने देखा है कि फ्लडिंग एक्चुअली होती क्या है। For last 90 years, such rain has not come. हमारा पूरा लाइफ स्टैंड स्टिल हो चुका है। अभी ना हम कहीं बाहर आ जा सकते हैं, ना कोई हाउस हेल्प आ सकती है, ना बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, सब कुछ रुक गया। सिलिकॉन सिटी सैलाब में ना समा गई होती तो आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीर भला क्यों मौजूद होती? सिर्फ 16 सेकंड की ये तस्वीर बेंगलुरु की मौजूदा हालत की सबसे बड़ी गवाही बनकर घूम रही है। पानी के बीच एक जेसीबी मशीन मौजूद है और जिस हिस्से के जरिए जेसीबी मशीन मलबा हटाने का काम करती है, उस हिस्से पर 4 से 5 लोग मौजूद दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और दावा किया जा रहा है कि जेसीबी मशीन के जरिए ये लोग दफ्तर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तस्वीर का दूसरा हिस्सा देखिए, जिसे देखकर लगता है कि बीच शहर में झील उमड़ आई है। और तस्वीर के बिल्कुल बीच में जेसीबी मशीन दिखाई दे रही है। जरा सोचिए, ये उस बेंगलुरु शहर का हाल है जहां काम करने वाले हमारे घरों में 10 से 15 मिनट के भीतर ग्रोसरी पहुंचाने वाला ऐप डिजाइन करते हैं, लेकिन इन्हें खुद दफ्तर पहुंचने के लिए जेसीबी का सहारा लेना पड़ रहा है। हिंदुस्तान में बाढ़ की विभीषिका नई बात नहीं है। मॉनसून के महीने में बाढ़ से तबाही की तस्वीर हर साल हिंदुस्तान देखता है, लेकिन देश में एक पीढ़ी ऐसी है जो पहली बार बेंगलुरु की पॉश सोसाइटीज को पानी में गोते लगाते हुए देख रही है, क्योंकि कई दशकों से
बेंगलुरु ने तबाही का ऐसा मंजर नहीं देखा था। बाढ़ में आपने जो पहले कभी नहीं देखा होगा वो बेंगलुरु दिखा रहा है, और कैसे दिखा रहा है उसकी गवाही इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को बेंगलुरु की दिव्यश्री 77 ईस्ट विला की बेहद पॉश सोसाइटी का बताया जा रहा है, जहां फ्लैट की शुरुआत ही 13 करोड़ रुपए से होती है। हर फ्लैट के लिए प्राइवेट स्विमिंग पूल की व्यवस्था का दावा है, लेकिन इस सोसाइटी में रहने वाले लोगों को ट्रैक्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। ट्रैक्टर में सूटकेस में सामान रखा है। सामने पार्किंग में एक से एक महंगी ऑडी से लेकर BMW जैसी महंगी गाड़ियां बाढ़ के पानी में डूबी दिख रही हैं। हमने इंटरनेट पर जाकर पड़ताल की तो हमें दिव्यश्री विला के नाम से बेंगलुरु की वो सोसाइटी मिली, जहां वाकई करोड़ों की कीमत में फ्लैट मिलते हैं। जो गाड़ियां फ्लैट के बाहर पार्क थी उनका हाल देख लिया। अब जरा अंडरग्राउंड पार्किंग का हाल देखिए, जहां कार की सिर्फ छत डूबने से बाकी रह गई है। ये विप्रो के दफ्तर का हाल है, जहां काम करना सपने जैसा होता है। कार से लेकर बस तक को धक्का देकर रस्सी के जरिए खींचकर पानी की कैद से बाहर निकालने की नौबत आ गई है। बेंगलुरु की हालत कितनी खस्ता हाल है, इसकी हकीकत देश को दिखाने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता पिंकी राज पुरोहित ग्राउंड जीरो पर पहुंची और सबसे पहले आपको वो बेंगलुरु के आउटर रिंग रोड की तस्वीर दिखा रही हैं। बेंगलुरु का हर एक टैक्स पेयर आज खुद को चीटेड महसूस कर रहा है, और इसका कारण ये है कि ये जो तस्वीरें आप मेरे पीछे देख रहे हैं आउटर रिंग रोड की, ये किस तरह से और भी ज्यादा वर्स आज दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर बसों के लिए भी अगर इतना मुश्किल दिखाई दे रहा है तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसी भी टू व्हीलर के लिए या कार चालक के लिए कितना मुश्किल हो सकता है। वो तस्वीर देखिए कि किस तरह से एक हाई एंड मॉडल की जो गाड़ी है वो वहाँ पानी में धंसी हुई इस वक्त आपको दिखाई देगी, और वहीं की वहीं कब से पड़ी है, क्योंकि गाड़ी के लिए वहाँ से निकलना जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है। नॉट इन दिस रोड, अभी आप इंदिरा नगर, डोमलूर, सरजापुर सब रोड ब्लॉक है, तो मेरा घर के सामने भी ब्लॉक है। Actually, is infrastructure very bad. Is full construction very slow. I mean, this is very bad. I mean, we call Bangalore as a smart city, but it's a disappointment. दफ्तर तो दफ्तर, मरीज का अस्पताल पहुंचना भी मुहाल हो गया है। रास्ता यही है और डूबकर जाना है। जब दूसरे दिन लगातार बेंगलुरु में दफ्तर पहुंचना नामुमकिन हो गया तो कई कंपनियों ने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दे दिया। मैं इधर ट्रैफिक में ही फंसा था, तो जैसा 6 बजे मैं वापस घर गया, पूरा दिन मेरा पूरा ज़ाया हुआ और मैं वापस आज आया हूँ। आज मैं बस से आया, बस से आने के बाद भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है तो बहुत प्रॉब्लम होती है हम एम्प्लॉयज़ को। और जैसे हम अगर एक दिन हम नहीं आते तो हमारा परफॉर्मेंस भी ख़राब होता है, हमारी क्रेडिबिलिटी भी ख़राब होती है, और हमारा जो इमेज होता है एज अ फ्रेशर, एम्प्लॉय का जो एज अ फ्रेशर जो इमेज होता है तो वो भी खराब होता है। एक बार तो सुनकर लगता है कि कुछ लोग दफ्तर नहीं पहुंच पाए तो क्या हो गया, लेकिन क्या हुआ और देश को कितना बड़ा नुकसान हुआ जरा वो देखिए। 30 अगस्त को जब भारी बारिश हुई थी और कर्मचारी 5 घंटे तक भारी जाम में फंसे रहे थे, उस दिन बेंगलुरु की IT कंपनियों को 225 करोड़ रुपए की चोट लगी थी और पिछले हफ्ते की बारिश की वजह से 1000 करोड़ से ज्यादा के नुकसान की आशंका जताई गई है। बेंगलुरु पर आफत आई है क्योंकि आसमान से बादल इस बेरहमी से बरसे हैं कि पूरे शहर की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। घरों में ना तो बिजली है और ना ही पीने का पानी।
बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद जो हालात बने हैं, इस वक्त हम मार्ताहल्ली में मौजूद है और यहाँ के घरों की हालत अगर आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी जो है वो घरों के भीतर तक घुस आया है और जगह जगह पर इसी तरह की तस्वीर जो है हर घर में इस वक्त आपको दिखाई देगी, जहाँ लोगों का सामान जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और पानी इतना ज़्यादा है कि लोग अपने घरों में नहीं रह पा रहे हैं और उन्हें जो है टॉप फ्लोर्स में अब पनाह लेनी पड़ रही है। ये आप देख सकते हैं किचन यहाँ पर, और पूरी तरह से जो पानी है वो घरों के भीतर कुछ इस तरह से भर आया है। यहाँ पर हम बातचीत करेंगे। देखिए 9 महीने की एक बच्ची है और इस बच्ची के साथ आप खुद अनुमान लगाइए कि आखिर इस घर में ये कैसे रहे, कितना मुश्किल हो रहा है। देखिए मैडम, हम हमेशा टैक्स भरते हैं और टैक्स भरने के बाद भी अगर हमको सुविधा नहीं मिलेगी तो फिर हम क्या करें। छोटी सी 9 महीने की बेटी है तो उसको अभी फीवर हो चुका है, इतना मुश्किल है कि हम बाहर जा भी नहीं सकते। सुना आपने, इनके सवाल तो बिल्कुल जायज है लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। ये टैक्स देते हैं, समय पर देते हैं, सारे नियम मानते हैं, तो फिर क्यों इनके पास अपना घर होते हुए भी न सोने के लिए बिस्तर बचा है और न ही खाना बनाने के लिए रसोई। बेंगलुरु के मार्थाहल्ली में 1-2 नहीं बल्कि तमाम घरों का यही हाल है। मार्ताहल्ली के ही एक और घर की तस्वीर अगर आपको दिखाए तो आप देख सकते हैं उसी तरह से पानी जो है वो घर के भीतर किस तरह से घुस आया है और ये जो वाटर मार्क आप देख रहे हैं इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस हद तक पानी जो है वो घरों के भीतर घुसा, जिसके कारण जो है आप देख सकते हैं कि तमाम जो सामान है वो किस तरह से लोगों को अब ऊपर रखने पड़ रहे हैं। अब मन में सवाल कौंधता है कि बेंगलुरु अचानक डूब क्यों गया, तो इसकी 2 वजह है। पहली वजह रिकॉर्ड तोड़ बारिश और दूसरी वजह पुअर प्लानिंग। तो शुरुआत पहली वजह से करते हैं। 5 सितंबर को बेंगलुरु के ग्रामीण और शहरी इलाकों को मिलाकर एक दिन में 1000% से ज्यादा बारिश हुई। और चिंता की बात यह है कि बेंगलुरु की आफत अभी कम होने वाली नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने 9 सितंबर को शहरी इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। अब दूसरी वजह पर आते हैं, यानी पुअर प्लानिंग पर। बेंगलुरु की महानगर पालिका ने बहुत देर से बाढ़ से प्रभावित होने वाले इलाकों की लिस्ट तैयार की। बेंगलुरु का ड्रेनेज सिस्टम इस काबिल नहीं था कि रिकॉर्ड तोड़ बारिश को बर्दाश्त कर सके और नतीजा ये हुआ कि भारी बारिश और गंदे नाले का पानी एक साथ शहर की सड़कों पर तांडव मचाने लगा। बेंगलुरु में इस पर कोई काम नहीं किया गया कि शहर में मौजूद झील एक्स्ट्रा पानी को सोख सके। उल्टा झील का पानी ओवरफ्लो होकर सोसाइटीज के भीतर घुसने लगा। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? हुआ इसलिए क्योंकि झील से लेकर ड्रेनेज वाली जमीन तक पर अतिक्रमण हो चुका है। झील तक पानी पहुंचने के रास्ते पर इमारतें खड़ी कर दी गई हैं। और इसका नतीजा ये हुआ कि जिस बेंगलुरु की जीडीपी 6 लाख करोड़ रुपए है, उस शहर में रहने वाले लोगों के घर के गार्डन के बीच से होते हुए नहर बह निकली है। बेहद खूबसूरत घर, महंगा फर्नीचर, लेकिन सब कुछ बारिश के बाद बाढ़ के पानी की बलि चढ़ा हुआ है। इको स्पेस आईटी सिटी बेंगलुरु की पहचान है। वो इको स्पेस वाटर स्पेस बन चुका है। मौके पर मौजूद संवाददाता पिंकी राज पुरोहित बता रही हैं कि ऐसा हुआ क्यों। इस वक्त हम आउटर रिंग रोड पर मौजूद है और जो तस्वीरें आप देखेंगे, सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे कि आखिर किस तरह से आउटर रिंग रोड का ये इलाका है जो कि आईटी कॉरिडोर है। यहाँ पर इंटेल और साथ ही माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां मौजूद है, लेकिन आखिर क्या कारण है कि इस तरह से जो है ये पानी यहाँ भर आता है। पिछले कुछ सालों में करीब 25 सालों से लगातार जिस तरह से पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और साथ ही बिल्डर्स का जो नेक्सस देखा गया है, जहाँ पर बेंगलुरु के जितने भी लेक्स और ड्रेन्स थे वहाँ पर जिस तरह से लगातार कंस्ट्रक्शन होता रहा है, ये एक मुख्य कारण बताया जा रहा है इस बाढ़ के पीछे। जब शहर में पानी जाने का रास्ता ही नहीं होगा तो आखिर किस तरह से पानी जो है वो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि पानी जो है वो शहर के भीतर ही आएगा। बाढ़ से दक्षिणी बेंगलुरु का हाल सबसे ज्यादा खराब है। बोट के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। रेस्क्यू टीम के 200 जवान सोमवार से ही राहत और बचाव के काम में लगे हुए हैं।
बेंगलुरु की रफ्तार को बनाए रखने की जिम्मेदारी उनकी है जिनके कंधे पर इस शहर को संभालने का जिम्मा था। हालांकि कर्नाटक के सीएम पिछली सरकारों को दोष दे रहे हैं और 90 साल बाद इतनी भीषण बारिश होने का हवाला दे रहे हैं। See, Karnataka, especially Bangalore, has received unprecedented heavy rain. For last 90 years, such rain has not come. All the tanks are full and they are overflowing. Some tanks are breached. And there is continuous rain. Even today it is raining. Every day it is raining. अगर बेंगलुरु में प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए तो शहरी इलाकों में ये 5,73,000 है, जो देश में सबसे ज्यादा है। ये देश की प्रति व्यक्ति आय से 4 गुना ज्यादा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि बेंगलुरु शहर में देश की नामी गिरामी आईटी कंपनियों का हब है। लेकिन बारिश ने इन आईटी कंपनियों को भारी चोट दी है। अब आईटी सेक्टर ने राज्य के सीएम को चिट्ठी लिखकर कहा है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो वो अपना बोरिया बिस्तर ही बेंगलुरु से समेट लेंगे। आईटी कंपनियां जो है उन्होंने मिलकर अब मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को एक लेटर भी लिखा है जिसमें उन्होंने क्लियर ये कहा है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं दिया जा सकता तो ये कंपनियां जो है वो बेंगलुरु से बाहर भी ऑप्शन ढूंढ सकती है। ये पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और पुअर अर्बन प्लानिंग का ही नतीजा है कि आज बेंगलुरु शहर जो है वो आज इस हालात में आकर खड़ा हो गया है। और हम आपको बता दें कि बेंगलुरु ही नहीं, आधे से ज्यादा कर्नाटक में भारी बारिश की वजह से बाढ़ आई हुई है। कर्नाटक के रामनगर की तस्वीर आप देखिए, जहां बारिश के बाद ये पुल धराशायी हो गया। हादसे के समय पुल पर एक बाइक सवार मौजूद था जो पुल के साथ ही पानी में गिर गया। लोगों ने रस्सी की मदद से बड़ी मुश्किल से इस बाइक सवार की जान बचाई। तस्वीरें रामनगर के सुगेनहल्ली गांव की हैं, जहां मंचिनबेले बांध से ये पानी छोड़ा गया था और बांध से निकले पानी के तेज बहाव को पुल झेल नहीं पाया, धराशायी हो गया। और ये देखिए, ये पुल बह गया। बाइक सवार जो इस पर सफर कर रहा था वो भी पानी में बह रहा था, वो तो बचा लिया गया बड़ी मुश्किल से उसकी जान। और अगली जो तस्वीर है वो बेलगावी से आई है, जो हैरान करने वाली है। गांव पानी में डूबा हुआ है, फंसे लोगों का रेस्क्यू चल रहा है। पानी का शोर ऐसा कि लग रहा है कि किसी भी वक्त बहाकर ले जाएगा। छोटे छोटे बच्चों का भी रेस्क्यू किया गया। इन तस्वीरों को देखिए, 12 दिन के बच्चे को पानी के बीच से कैसे बचाया गया। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी नदी या झरने के बीच में घर बना लिया गया है। ये रिहायशी इलाका है जहां पर ये पानी, देखिए 12 दिन का बच्चा, छोटी सी जान और बेतहाशा बारिश। और इस समय बाढ़ बारिश से इतर एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे के बाद तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट तेज हो गई है। बड़ी खबर यह है कि हरियाणा के फतेहाबाद में चौधरी देवीलाल की जयंती के मौके पर 25 सितंबर को एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें बीजेपी विरोधी नेताओं को न्योता मिला है। आईएनएलडी के अभय चौटाला ने दावा किया है कि 25 सितंबर को इस कार्यक्रम के जरिए देश में तीसरे मोर्चे की नींव डलेगी। दिल्ली दौरे पर नीतीश आज ही ओम प्रकाश चौटाला और मुलायम सिंह यादव से मिले हैं। तो फतेहाबाद में तीसरे मोर्चे की शुरुआत संभव। मैं विकास भदौरिया का रुख करना चाहूंगी, ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। विकास भदौरिया, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है जब तीसरे मोर्चे की बात हो रही है। इस मंच पर एक साथ एकत्रित भी हो जाएंगे, लेकिन क्या ब्रांड मोदी से लड़ पाएंगे, ये बड़ा सवाल, क्योंकि नेता ही तय नहीं है। फिलहाल आपके पास क्या अपडेट इस बैठक को लेकर? देखिए, बिल्कुल ये चौधरी देवीलाल की जन्म दिवस पर ये रैली होगी 25 सितंबर को हरियाणा के फतेहाबाद में, और इस रैली का नाम सम्मान दिवस रैली रखा गया है। देखिए, एकजुटता के लिए ये बहुत जरूरी था कि एक मंच में सारे नेता एक साथ देखें, और उसी की कोशिश जो है वो आईएनएलडी की फतेहाबाद रैली के जरिए करने की कोशिश की गई है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव तो होंगे ही होंगे, फारूक अब्दुल्ला से इस बारे में बात कर ली गई है, वे भी यहाँ रैली में होंगे। शरद पवार, ममता बनर्जी को न्योता भेज दिया गया, अखिलेश यादव भी रैली में आएंगे। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू और केसीआर, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, इन्होंने भी लगभग सहमति जता दी है। तो इतना बड़ा जमावड़ा विपक्ष के नेताओं का होगा तो जाहिर तौर पर माहौल तो बनेगा। अभी नेता कौन होगा कौन नहीं होगा दूर की बात है, लेकिन विपक्ष एक मंच पर इकट्ठा हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले 2 चुनावों से विपक्ष जो है वो बिखरा हुआ है।
ठीक है विकास भदौरिया, इस समय एक बहुत दिलचस्प तस्वीर हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार 3 दिवसीय दौरे पर हैं दिल्ली में और तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से मिल रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ कदम से कदम मिलाकर बढ़ते हुए हमें नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये समझा जाए कि आने वाले दिनों में अब 2024 के चुनाव की सुगबुगाहट जो है वो शुरू हो चुकी है? अखिलेश और नीतीश कुमार के इस गठबंधन को, इस संबंध को कैसे समझे? देखिए, जब तमाम दलों को इकट्ठा करना है तो क्षेत्रीय दल भी इकट्ठे होंगे और ऐसी सूरत में ये बहुत जरूरी है कि दो क्षेत्रीय दल, बड़े और कई क्षेत्रीय दल आपस में एक साथ दिखें, और उसी की कोशिश आज नीतीश कुमार ने कल से शुरू की है। राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं के अलावा वो क्षेत्रीय दलों के नेताओं से भी मिल रहा है। अखिलेश यादव से मुलाकात की, मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो वो ये आप देखिए, जब यूपी की जिम्मेदारी और योगदान के सवाल पर नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया तो नीतीश कुमार ने हंसते हुए कह दिया कि अखिलेश की तरफ देखकर कि ये सब आगे यूपी का और नेतृत्व करेंगे। तो मतलब जाहिर तौर पर नीतीश कुमार ने ये तो बता दिया कि हम सब साथ हैं, लेकिन कौन कहाँ नेतृत्व करेगा भी अभी से पटकथा लिख दी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विकास भदौरिया इस पूरे अपडेट के लिए। तो ये जो तस्वीरें हैं सियासत की वो लगातार हम आपको दिखा ही रहे हैं। तो भारत की बात में अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।